अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने थ्योरेटिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज का लेक्चर भी कुछ इम्पोर्टेंट बात से ही है। जब ये आज के लेक्चर के बाद से इंशाल्लाह फिर हम प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप इसका हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेते हैं, क्लियर नहीं होती, आप हर सवाल में अटकेंगे, हल नहीं कर पाएंगे। जब तक एक पॉइंट्स का क्लियर नहीं होता, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जब एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बेस्ड नहीं होता, किसी फॉर्मेट पे हल नहीं होता। आप किसी भी कोने से शुरू करो, इसका आंसर निकाल लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना। लेकिन इसकी आपको समझ होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा 3-4 लेक्चर जो है आपके छोटे छोटे पॉइंट से दे रहा हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चन हल करूँ तो आपको बआसानी समझ में आए मेरी बात, क्योंकि आप मेरे पहले लेक्चर देख चुके होंगे। चलते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने आपके कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, वक्त बचाने के लिए, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करूँगा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, बहुत लंबी वीडियो जाती है, इसलिए मैंने नोट कर लिए पॉइंट। चलें, यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक लफ्ज़ आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। लफ्ज़ आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही हम जो है किस नाम से पकड़ते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट से। मैन्युफैक्चरिंग का नाम जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा तो क्योंकि ये कोई सी प्रोडक्ट तैयार करती है एक प्रोसेस के ज़रिए से, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, ये हमारी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए जब हम आगे सवालत में करेंगे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब कमर्शियल एक्सपेंसेस, आपको कमर्शियल एक्सपेंसेस का ही पता होना चाहिए कौन से अकाउंटिंग में कमर्शियल एक्सपेंसेस होते हैं। खासकर कॉस्ट अकाउंटिंग को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉस्ट के अलग होते हैं और कमर्शियल अलग होता है। यहाँ पे कमर्शियल एक्सपेंस 2 किस्म के एक्सपेंस होते हैं, एक मार्केटिंग एक्सपेंसेस होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन से होते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस में आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। जब अशिया तैयार होकर गोदामों के अंदर आ जाती है, वेयर हाउस में पहुंच जाती है, तो वहाँ मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट को जो है बेचने के लिए, ठीक है। जब कोई ऑर्डर मिलता है तो प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपकी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वहाँ से प्रोडक्ट जिस मकाम पर पहुँचानी होती है जहाँ से आपको ऑर्डर मिला होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे जितने खर्चे आ रहे होते हैं पहुँचाने पे, वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में आपके सेल्स फोर्स काम कर रही होती है, ऑर्डर ले रही होती है, और उसका जो स्टाफ होता है उससे मुतालिक जितने भी खर्चे होते हैं वो सेलिंग से मुतालिक होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग, यानी सेल से लेकर उसको कंज्यूमर तक पहुंच जाने पे जो खर्चे होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं, जिसका एक पूरा नाम होता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। सही है, आपको पता होना चाहिए। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, इसके अंदर जनरल नौयत के एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। जनरल नौयत के जनरल एक्सपेंस एक इदारे के अंदर जो ऑफिस काम कर रहा होता है, जो पूरी बिजनेस चला रहा होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, मशीनरी होती हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन होती हैं, फर्नीचर होता है, डेप्रिसिएशन हो रहा होता है, ऑफिस का किराया होता है, ऑफिस मैनेजर की तनख्वाहें होती हैं, क्लर्कों की तनख्वाहें होती हैं, बहुत सारे लोगों जनरल एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो सारे आपको आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये आपको पता नहीं होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सपेंसेस दे दी जाए तो ये जनरल आ रहे हैं या ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद पहले ये है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है समझना। अब हम बता रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट। अक्सर हम इसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट। जब भी अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट की बात आएगी तो हमारे सामने 2 बातें आ जाएंगी कि आया वो अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिलेटेड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही हम असेट्स कहते हैं, यानी हमारे जितने भी असेट्स हैं, मशीनें वगैरह, जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर, वो सब कंपनी का असेट्स होते हैं, बन जाते हैं। जब ख़रीद लेते हैं तो कंपनी के नाम से, तो कंपनी का असेट बन जाते हैं। उनमें जितना पैसा लगाया था वो जो है कैपिटल सरमाया जाती अखराजात उनके ऊपर हो रहे होते हैं। जितना बड़े पैमाने पैसा लगता है, पब्लिक से लिया गया होता है या कर्ज़ों की शक्ल में लिया गया होता है, ठीक है ना, जो फाइनेंस होता है, लेकिन उनसे जो चीज़ ख़रीदते हैं वो आपका असेट बन जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, उसकी दर्जाबंदी होती है एज ए असेट के तौर पर, उसकी क्लासीफाइड होती है।
यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स होते हैं। एंड ऑल्सो इसको और क्या कहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, और इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। जो आपने प्रोडक्ट खरीदी होती है फिनिश फॉर्म में, तैयार फॉर्म के अंदर, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको असेट्स बोलेंगे या प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, या आप तैयार करके बेचेंगे तो उसको असेट्स बोलेंगे। जब तक नहीं बिकी आपके पास है तो असेट्स है, जब बिक गई तो आपकी, जब भी आपके पास मौजूद होगी रहेगी, जब तक मौजूद हो तो उस वक्त तक प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी या असेट कॉस्ट रहेगी। बिक गई तो फिर आपकी सेल्स हो जाती है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक पीरियड कॉस्ट के अंदर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। ठीक है, इनको क्लासीफाइड करते हैं एज एक्सपेंस के तौर पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हर साल जो है कारोबार के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इसके खर्चे होते हैं, जैसे जैसे सवाल आगे आता जाएगा हम आपको मेंशन करते चले जाएंगे। आल्सो कॉल्ड पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो एक पीरियड की होती है, एक साल के अंदर अंदर के खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लॉन्ग पीरियड के लिए किए जाते हैं, एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं। जैसे आपका कोई असेट्स है, असेट्स लंबे अरसे के लिए कंपनी में होता है। एक मशीन है, मशीन जो है 5 साल 10 साल चले के लिए रखी होती है और इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता रहता है, तो लिहाजा वो असेट्स होता है आपका, जिसका हमने प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह दिया नाम। कॉस्ट के हवाले से प्रोडक्ट कॉस्ट कहा हमने। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जब आप कोई अशिया तैयार करते हैं तो आपको पता है उसमें चार एलिमेंट्स जो है इस्तेमाल होते हैं वो अशिया को तैयार होने में। क्या क्या होते हैं, एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है किसी भी अशिया को बनाने के लिए। फिर उस अशिया को जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश फॉर्म के अंदर लेबर इस्तेमाल होती है जो उस पर काम करती है मटेरियल के ऊपर और उसको फॉर्म के अंदर लेकर आती है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी उस फैक्ट्री के जो है चौकीदार का किराया, फैक्ट्री के रेंट का किराया, चौकीदार की तनख्वाह, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही मशीनरीज, उसमें लाइटिंग जो लगी है, लाइटिंग जो पावर इस्तेमाल हो रही है, वो सब ये डायरेक्ट ये नहीं, ये तो होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस जो मैंने बताएं अभी। फैक्ट्री के अंदर की सब फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं। तो जो डिज़ाइन करने के लिए पैसे डिज़ाइनर लेता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे आप मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले आप उसका नक्शा बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, आर्किटेक्ट अपनी फ़ीस लेता है नक्शे की। फिर उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव कराते हैं, बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराते हैं, वहाँ फ़ीस जमा कराना पड़ती है। ठीक है ना, ये जो खर्चे होते हैं आपके, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है, चौकीदार जो लगा हुआ है फैक्ट्री पे उसकी तनख्वाह है, सुपरवाइज़र जो है उसकी तनख्वाह है, फोरमैन जो है उसकी तनख्वाह है। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है फैक्ट्री के अंदर बहुत से अखराज, मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, फैक्ट्री की मशीनों का जो है किराया है, इंश्योरेंस पे किया जा रहा है, और मशीनों का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मशीनों का डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है, जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का किराया पे किया जा रहा है। इस किस्म के जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। इन चार चीज़ों को जमा कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, आपका कोई प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर आ जाती है, और जब प्रोसेस मुकम्मल होता है तो उससे एक फिनिश गुड तैयार हो जाती है, और जो इनकम्प्लीट जाता है वो वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना, यानी अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ जो आइंदा पीरियड में मुकम्मल होगा। तो आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पता होना चाहिए। ईच प्रोडक्ट इन्वॉल्व दी फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रही है जो फिजिकल फॉर्म में आपको नज़र आ रही है उसमें चार एलिमेंट का होना चाहिए। उसमें रॉ मटेरियल भी लगेगा, जो डायरेक्ट नज़र आएगा रॉ मटेरियल, जैसे ये पेन मेरे पास है ना, पेन के अंदर ये सब मटेरियल नज़र आ रहा है, तो ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी शनाख्त कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा भी मटेरियल होगा जो इनडायरेक्ट होगा, जो इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो पूरे प्रोडक्शन के लिए होता है, किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है। ठीक है, वो वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम हो सकता है, किसी एक प्रोडक्ट पे कितना खर्च हुआ है हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसको एब्जॉर्व करना पड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। डायरेक्ट लेबर होती है डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, यानी लेबर जो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करते हैं वो डायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बता दिया आपको कि जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर अपना सैंपल तैयार बताता है कि मुझे इस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए, तो उस सैंपल का, उस डिज़ाइन का, उसकी ड्राइंग कराने का के लिए जो हम इंजीनियर बुलाते हैं, वो इंजीनियर या ड्राइंग करने वाला या डिज़ाइनर जो होता है वो जितने पैसे लेता है तो वो पैसे जो खर्च आते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट को बनाने के। फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड बता दिया, फैक्ट्री के अंदर खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं
जिसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है और अदर खर्चे भी होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अदर होते हैं जिसमें लाइटिंग है फैक्ट्री की पावर्स है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जो है कैंटीन्स हैं, फैक्ट्री की मेंटेनेंस है, ऐसे बहुत सारे खर्चे फैक्ट्री के अंदर हो रहे होंगे जो हम बहुत सारे यहाँ गिन नहीं सकते टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपके पास 4 हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में ज़रा पैराग्राफ की शक्ल में इनको लिखा है डिटेल में। मेरे पिछले लेक्चर देखेंगे वो डिटेल में पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है मैंने। यहाँ शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अब मैं इनमें चारों को थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने लिख चुका अपने पहले लेक्चर में बड़ा डिटेल में लिख दिया है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। डायरेक्ट मटेरियल ऑल दैट मटेरियल, वो तमाम मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जो हम शनाख्त कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट पे प्लास्टिक नज़र आ रहा है हमें, ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल है पेन के ऊपर, ठीक है। अभी बोर्ड के ऊपर लकड़ी नज़र आ रही है, ये जो बोर्ड है बोर्ड पे लकड़ी नज़र आ रही है, ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर नंबर दूसरा जो हमने बैर किया था डायरेक्ट लेबर, वो लेबर जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए काम करे, उसे डायरेक्ट रॉ मटेरियल कहते हैं, जिसका काम प्रोडक्ट के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर नज़र आ रहा होता है। ऑल दैट लेबर्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, यानी ऐसे तमाम लेबर जिसका काम प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई हो रहा हो, नज़र आ रहा हो, उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं, या जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हो लेबर। और लेबर एक्सपेंडिंग, जिस तमाम लेबर जिसमें खर्चा हो रहा है इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए खर्चा हो रहा है। डिज़ायरेबल गुड्स, जो आपकी गुड्स डिज़ायरेबल है उसको बनाने के लिए लेबर उसको जो रॉ मटेरियल दिया गया है वो उसको कन्वर्ट करने में जो खर्चा हो रहा है वो सारे लेबर जो होते हैं डायरेक्ट लेबर होते हैं, ठीक है। ये तीसरा आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट के ऊपर, दीज आर डायरेक्टली चार्ज की जाएगी टू प्रोडक्ट एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, और उसको प्राइम कॉस्ट का हिस्सा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। हम अब आगे बताएंगे प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कैसे निकलती है। एग्जाम्पल दे दिए, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न्स, ड्राइंग टूल्स एट्सेट्रा मेड फॉर अ स्पेसिफिक, किसी ख़ास प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे स्पेसिफिकेशन दी गई होती है कस्टमर की तरफ से कि मुझे इस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए है, उसको बनाने के लिए, उस पैटर्न को बनाने के लिए, उसकी ड्राइंग करने के लिए, उसके टूल्स बनाने के लिए, लाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती है। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल टूल, कोई हमने स्पेशल टूल को किराए पे ले लिया हमारी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई ख़ास औज़ारों की ज़रूरत है, उन औज़ारों को हमने किराए पे लिया है, और या इक्विपमेंट को हमने किराए पे लिया है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, उस काम के लिए जो हमसे कहा गया है करने के लिए, ठीक है, कहा गया उसको बनाने के लिए। तो ये खर्चे जो होंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे होंगे। ये मेंटेनेंस के कॉस्ट ऑफ सच स्पेशल टूल्स और इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ एनी स्पेशल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर को स्पेशल प्रोसेस कहा जाता है, उस पर अचानक कहा जाता है इसमें ये काम करो, और उस स्पेशल प्रोसेस के अंदर जो कॉस्ट आती है वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिस्सा होती है डायरेक्टली, ठीक है। अब चौथी थी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट के अंदर जो शामिल होते हैं, तो आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है, उसके अलावा अदर फैक्ट्री खर्चे होते हैं जो हमने ऊपर जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं शॉर्ट में। द एग्रीगेट मजमू होता है ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, यानी 3 चीज़ें इसमें भी शामिल होती हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम कॉस्ट में ऊपर बताया है, प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इन तीनों को जब जमा कर लो तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह ओवरहेड के अंदर भी 3 किस्म के खर्चे होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को जमा कर लो तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास आ जाता है, ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है। मटेरियल कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड और आइडेंटिफाइड, जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, वो आइडेंटिफाइड नहीं होता प्रोडक्ट पे, बट विच आर टू बी एब्जॉर्ब होता है बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस, जो यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कराया जाता है, ठीक है। मटेरियल एब्जॉर्ब कराया जाता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं होता। आइडेंटिफाइड डायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्ब होता है इस प्रोडक्ट के अंदर। जैसा में फ्यूल है, फ्यूल आपको प्रोडक्ट में कहीं नज़र नहीं आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। लुब्रिकेंट कहीं प्रोडक्ट में नज़र नहीं आएगा आपको,
लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। टूल्स होते हैं, टूल्स कहीं नज़र नहीं आते उनकी, फॉर जनरल यूज़ के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। ग्लू है, ग्लू कहीं नज़र नहीं आता आपको प्रोडक्ट के अंदर। थ्रेड, धागा इन शर्ट के अंदर नज़र नहीं आता आपको इतना ज़्यादा। नेल्स, कीलें होती हैं इन शूज़ के अंदर। ये सब जो है इतने छोटे छोटे आइटम होते हैं, बारीक नहीं होते हैं। इनकी क्वांटिटी एक प्रोडक्ट के अंदर हम इनकी मेजर नहीं कर सकते कितनी पैसों का ये लगा है ये, इसलिए इनको हम एब्जॉर्ब कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, इसको शामिल करके प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस, लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड और आइडेंटिफाइड। इनडायरेक्ट वेजेस से मुराद इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जिसकी कॉस्ट हम प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, शनाख्त नहीं कर सकते, बट विच आर टू बी एब्जॉर्ब, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कराना पड़ता है बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस। यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब करा देते हैं। एक सुपरवाइज़र है, अब नहीं पता एक प्रोडक्ट में सुपरवाइज़र का काम कितना है, हम नहीं आइडेंटिफाई करते। सुपरवाइज़र को हमने 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह दी है, लेकिन हमने हज़ारों के हिसाब से यूनिट बनाए, एक महीने के अंदर लाखों के हिसाब से बनाए। हम नहीं बता सकते कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो है सुपरवाइज़र, कहीं प्रोडक्ट में सुपरवाइज़र की नज़र नहीं आती कि कितना उसने जो है उसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन अब उसकी कॉस्ट जो है आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड में एब्जॉर्ब कर देते हैं उसकी कॉस्ट को। ठीक है। सुपरवाइज़र हो गया, फोरमैन हो गया, चौकीदार हो गया फैक्ट्री का, ये सारे जितने भी इनडायरेक्ट लेबर हैं ये। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। अब ये डायरेक्ट लेबर जब काम करता है अपने एग्जाम्पल के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर, बहुत सारा डायरेक्ट लेबर ऐसा होता है जो वक्त ज़ाया करता है लेकिन तनख्वाह उसको पूरी मिलती है। जितना भी आइडल बेकार वक्त गुजरता है, टाइम वेजेस का, या मेंटेनेंस, या मशीन ख़राब हो जाती है फिर वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर से में जाती है, तो उस पे जो ख़र्चा होता है, अब इस पीरियड में जो बेकार बैठा रहता है उसको तनख्वाह दी जाती है। ठीक है ना। लीव पे, छुट्टी पे चले जाता है उसको लीव पे दी जाती है। ये सब इनडायरेक्ट लेबर में शामिल किया जाता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू फंड, एम्प्लॉय की भलाई के लिए कंट्रीब्यूशन फंड किया जाता है, फंड में डाला जाता है, या वो रिटायरमेंट हो उसको पैसे मिले, तो ये सारा पैसा कौन सा है, इनडायरेक्ट लेबर होगा। डायरेक्ट लेबर नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं आ रही है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पे, इसलिए एब्जॉर्ब कराना पड़ता है इनको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। इसकी कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल कर जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल कॉस्ट अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कॉस्ट होगी फैक्ट्री में, डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री का, फैक्ट्री की बिल्डिंग का किराया है, ठीक है ना, इस किस्म के जितने भी खर्चे होंगे, बट विच आर टू बी एब्जॉर्ब बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस। एग्जाम्पल कैंटीन है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, टैक्सीज है, रेट्स एंड रेंट्स हैं, हीट एंड लाइट्स है, ये सारे के सारे जो है सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पता चला फैक्ट्री ओवरहेड में 3 चीज़ें आ जाती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम आखिर में आपको इस वाले लेक्चर में बता रहे हैं कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हमें कहा जाता है कि टोटल कॉस्ट मालूम करो, टोटल कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपोनेंट हम शामिल करते हैं। प्राइम कॉस्ट, पहला कंपोनेंट प्राइम कॉस्ट है। आपको पता है प्राइम कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस का डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, इसकी कॉस्ट लेते हैं, प्लस डायरेक्ट लेबर कितने अमाउंट का यूज़ हुआ है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लेते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम तीनों को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। फैक्ट्री कॉस्ट किस तरह मालूम होती है, जब हम प्राइम कॉस्ट मालूम कर लेते हैं ये तीनों चीज़ों को जमा करके, तो प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड जमा कर देते हैं, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है, ये वर्क कॉस्ट आ जाती है। फैक्ट्री के अंदर काम होता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इसको। फैक्ट्री कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव FOH को फैक्ट्री ओवरहेड को कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास प्राइम कॉस्ट भी होती है और FOH भी होता है। FOH जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, बाकी ये प्राइम कॉस्ट होती है जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करना है तो ये पहले प्राइम कॉस्ट आपके पास जब मालूम हो जाती है, इसके अंदर हम जमा कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट जमा कर देते हैं, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम करना होता है, ये फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ जाती है, तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जमा कर देते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है इसके अंदर हम टोटल कॉस्ट मालूम करना है, तो हमें कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट के हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जमा कर देते हैं। कमर्शियल जो हमने बताया शुरू के अंदर आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस बताए थे शुरू में, वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जमा कर देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर,
तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट पर पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू होता है। पहले हम प्राइम कॉस्ट मालूम करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब प्राइम कॉस्ट मालूम है तो प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड जमा कर देते हैं। जब हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, जब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जमा कर देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट आपको आ जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जमा कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना लेक्चर काफ़ी है। अब हम इसके बाद से अभी पहले नेक्स्ट टॉपिक में हम फॉर्मेट लिखवाएंगे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का और प्रॉफिट एंड लॉस का और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का। इनका हम पहले आपको फॉर्मेट लिखवाएंगे, उसके बाद से हम सवाल हल करना शुरू कर देंगे। एक लेक्चर हमारा और होगा जो फॉर्मेट लिखा जाएगा, जो आपको याद कर लें फॉर्मेट में कौन सा आइटम कहाँ लिखा जाता है, किसका अमाउंट क्या लिखता है, कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, ये फॉर्मेट हम आपको लिखवाएंगे। उसके बाद से हम फिर क्वेश्चन हल करेंगे, आप आसानी सीख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें पूछ लेंगे। ये इम्तहान के अंदर आता है सवाल, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी भी हम करेंगे सब इन्हीं चीज़ों पर बेस करेंगे जो हमने पढ़ी है। तो स्टूडेंट, चलते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे सर अकील एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दूसरों को भी और कमेंट्स भी करें। हम इस चैनल पर तमाम कॉमर्स के, खाली अकाउंटिंग नहीं, कॉमर्स का हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसके अंदर। और हमारा इंग्लिश का चैनल, इंग्लिश मास्टर चैनल हमारा अलग चल रहा है, जिसके अंदर हम BA BCom फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BCom जितनी भी क्लासों की इंग्लिश है उनके क्वेश्चन पेपर हल करते हैं हम वहाँ पे। उनकी किताबों को ट्रांसलेट करके बताते हैं, जो सबक होते हैं उसके अंदर उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं उनकी। और इसी तरीके से हम वहाँ पर एक BCom का टॉपिक है, BCom फाइनल का बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो हम वहाँ पे पूरे बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो एग्जामिनेशन सवाल आए हैं वो भी हल कर रहे हैं उसके अंदर। तो आप उनको, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें उसको भी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आगे अभी वक्त गुजरते जाएगा तो हमारे बहुत सारे लेक्चर आपके आइंदा के इम्तहानात के लिए तैयार हो जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि ये अभी हमने सर अकील एजुकेशन चैनल अभी हमने 1 हफ़्ते पहले खोला है और अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं जो जो पेपर आता जा रहा है कुछ आपको समझा भी रहे हैं, उसके बाद पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स।